हम पढ़ते हैं आगे। जैसे हमने देखा कि टेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस का एक पार्ट अलग होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का हम सबसे पहले क्या देखेंगे? प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले हम सिंपल पार्ट देखेंगे, या इसे हम इनडेफिनाइट भी कह सकते हैं। सिंपल या इनडेफिनाइट पार्ट भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? प्रेजेंट टेंस देखेंगे। प्रेजेंट टेंस का सिंपल इनडेफिनाइट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हिंदी में पहचान क्या होती है? तो हिंदी में पहचान के रूप में अगर हम देखें तो वाक्य के अंत में, किसमें? वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूं आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं? आदि शब्द आते हैं। क्या क्या बताया है कि वाक्य के अंत में ता है। जैसे हम देखते हैं वह खेलता है, वह खेलती है, वह खेलते हैं, मैं लिखता हूँ, वह पढ़। देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाक्यों की स्थिति। वाक्यों की स्थिति क्या होती है? तो वाक्य सबसे पहले बनता है, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। क्या बनता है? सकारात्मक वाक्य। बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है माइंड पे, एकदम बिल्कुल प्यार से, आराम से, बिना किसी भी संशय की स्थिति में हमें पढ़ना है। तो हम पढ़ते हैं, देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। वैसे तो बेसिक स्ट्रक्चर्स का अगर हम देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, और फिर ऑब्जेक्ट होता है, और उसके बाद अदर होता है, यानी अन्य कोई भी बातें हम लिख सकते हैं, अन्य कोई भी टॉपिक आता है। जैसे हिंदी में हम एक वाक्य बनाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, वो ही स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और अदर सेंटेंस है। वैसे प्रत्येक सेंटेंस में वर्ब के 2 पार्ट्स होते हैं, केवल यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर। प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव को छोड़कर हेल्पिंग वर्ब। अफर्मेटिव में केवल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, बाकी सभी में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो इस अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है ये तो हमने देख लिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, फिर एमबी की फर्स्ट फॉर्म या फिर एमबी की फिफ्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर इसका बना हमारे पास, क्या बना? सब्जेक्ट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट। क्या बताया है? सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद सेंटेंस में अदर सेंटेंसेस होंगे या अदर वर्ड्स। कि मैंने आपको क्या बताया है, थोड़ा ठीक से सामने देखिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और अदर सेंटेंस होता है। लेकिन इस अफर्मेटिव सेंटेंस में जो एफिलाइट या जैसे हम क्या बोलते हैं, विस्तृत रूप से अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होता है। अब यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हम देखेंगे। देखिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि ये प्रेजेंट फॉर्म होती है। क्या होती है? प्रेजेंट फॉर्म होती है। और कौन सी स्थिति में होती है?
प्लूरल फॉर्म में होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फिफ्थ फॉर्म। ये भी किस में होती है? प्रेजेंट फॉर्म में होती है। प्रेजेंट फॉर्म में होती है। ये कौन सी कंडीशन में होती है? ये होती हैं सिंगुलर कंडीशन में। ठीक है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब यही चीजें हमें देखनी है, समझना है कि इसके अंदर सब्जेक्ट में क्या होते हैं। नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, तो वो क्या क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे आई, यू, दे और वी। आई, यू, दे, वी। इसके साथ अगर हमें वर्ब यूज करनी है तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि यहाँ पर ये जो सारे सब्जेक्टिव रूप हैं वो किसके हैं? ये सारे के सारे सब्जेक्टिव रूप है वो प्लूरल है। कौन से हैं? प्लूरल है। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कौन सी होगी? वर्ब यहाँ पे कौन सी आएगी? वर्ब भी किस में आएगी? प्लूरल में आएगी। तो प्लूरल वर्ब हमने यहाँ देखिए क्या लिखा है, कौन सी है? एमबी की फर्स्ट फॉर्म। एमबी की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। यदि आई, यू, दे, वी हो तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वो आई, यू, दे, वी क्या है? प्लूरल फॉर्म है। और यहाँ पर मैन वर्ब भी किस में है? प्लूरल फॉर्म में है। वैसे हमने पहले कभी भी जैसे टेंस पढ़े हैं तो हमें हमारे को टीचर के द्वारा केवल यही बताया गया है कि भाई आई, यू, दे, वी हो तो फॉर्म बेस फॉर्म आएगी, और अगर आई, यू, दे, वी नहीं हो तो उसके साथ SEIS लगाएंगे। तो SEIS लगाने से वो ओवरऑल कंडीशन में हमारी प्रेजेंट फॉर्म सिंगुलर में हो जाती है। प्रेजेंट सिंगुलर वर्ब हो जाती है। प्रेजेंट कौन सी फॉर्म वर्ब हो जाती है? सिंगुलर वर्ब हो जाती है। तो उसी स्ट्रक्चर को हम ध्यान में देखते हुए आगे देखेंगे कि यदि सब्जेक्ट में क्या हो? सब्जेक्ट में क्या क्या हो कि ही, सी, इट या एनी वन नेम, एनी नेम, कोई भी एक नाम, एनी वन नेम बोल सकते हैं यहाँ पे, एनी वन नेम। ठीक है, तो ये देखिए ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो किसमें हैं? ये सारे के सारे सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में हैं। कौन सी फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में। ही, सी, इट और एनी नेम यानी एनी वन नेम, ये सारे सिंगुलर बेस में सिंगुलर फॉर्म में हैं। तो इसकी वर्ब भी किस में आएगी? सिंगुलर फॉर्म में आएगी। तो सिंगुलर फॉर्म में वर्ब कौन सी होगी? यहाँ पे मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, ये देखिए क्या बताया है यहाँ पे कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी प्रेजेंट फॉर्म है और मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट। इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस केवल इतना है कि ये प्लूरल में है और ये सिंगुलर में है। ये प्लूरल में और ये सिंगुलर में। प्रेजेंट टेंस के सिंपल अप या इंडेफिनेट टेंस हम पढ़ रहे हैं जिसकी हिंदी में पहचान है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते है आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले हमने देखा तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अदर सब्जेक्ट। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको रिमूव करके आपको दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। वो देखो एग्जाम्पल क्या है? आई स्टडी इंग्लिश। आई स्टडी इंग्लिश। आई कौन सा सब्जेक्ट है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। देखो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है अपना। स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें अदर हमने कुछ लिखा नहीं तो हमारा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। स्ट्रक्चर में हमने क्या बताया कि सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है? आई है, वर्ब क्या है? स्टडी है और ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सब्जेक्ट किस में है? सिंगुलर में है या प्लूरल में है? तो ये सब्जेक्ट है वो प्लूरल में है और स्टडी किस में है? सिंगुलर में है। तो
स्टडी किस में है? प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि ये कौन सी है? एमबी की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? एमबी की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो बेस फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल वर्ब में होती है, सिंगुलर वर्ब में नहीं होती है, उसको सिंगुलर वर्ब में बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या बताया है? आई स्टडी इंग्लिश। अब इसी चीज को हम लिखते हैं कि आई इसमें लिखेंगे ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है। इसका अगर हम देखा आई स्टडी इंग्लिश, तो इसमें हम इसका हिंदी ट्रांसलेट देखेंगे तो क्या होगा? मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ या मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। यहाँ पे देखिए ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश, ही किस में है? ये सब्जेक्ट हो गया, कौन सी फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में। वर्ब किस में है? सिंगुलर में। तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, और सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। और यहाँ पर हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल फॉलो हो रहा है। स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, मैं एक वाक्य में हमने मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, तो दूसरे वाक्य में हमने मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया है। क्योंकि ये दोनों वर्ब्स हैं वो किस पे डिपेंड करती है? सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो एमबी की फिफ्थ फॉर्म आएगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो एमबी की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर आप लिखना चाहो तो मैं बिल्कुल स्ट्रक्चर्स को आराम से धीरे धीरे बोल के बताऊंगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और अदर सेंटेंस है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस आते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है मेनली, या मुख्य स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या इस ओब्लिक का मतलब होता है या, यानी दोनों में से एक यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर। कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे हमने नीचे देखा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं, तो उन नाउन और प्रोनाउन के आधार पर हम देखेंगे कि आई, यू, दे, वी। आई, यू, दे, वी ये प्लूरल। वैसे देखिए आई है वो एक अपवाद स्वरूप वर्ड है, जिसमें किसी पास्ट टेंस में इसको हम सिंगुलर मानते हैं और यहाँ पर ये प्लूरल है। तो ये एक अपवाद स्वरूप है, लेकिन यहाँ पर हम इसे प्लूरल मानते हैं। तो प्लूरल के आधार पर हम देखेंगे कि आई, यू, दे, वी प्लूरल फॉर्म है या प्लूरल वर्ब है, तो इसकी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इनको हम मैन वर्ब में भी कौन सी फॉर्म रखेंगे? प्लूरल फॉर्म रखेंगे। यानी बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया होगी और एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया होगी। एग्जाम्पल हमने लिखे आई स्टडी इंग्लिश और ही स्पीक्स इंग्लिश। ही प्लेज क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। वी ईट फूड, वी ईट्स फूड। ये सारे स्ट्रक्चर्स के माध्यम से हमने सिंपल यहाँ पर हम देखते हैं सिंगुलर कंडीशन और यहाँ पर प्लूरल कंडीशन में। तो देखिए सिंगुलर कंडीशन और प्लूरल कंडीशन में क्या होगा? देखिए कि ही प्लेज क्रिकेट, सी cooks food, dog barks at the in the street. I play football. We write
वी राइट ए स्टोरी। डॉग्स बार्क इन द स्ट्रीट। तो हमने देखा प्रेजेंट टेंस के सिंपल या इनडेफिनाइट टेंस में सिंगुलर फॉर्म को देखा। सिंगुलर फॉर्म में हमने लिखा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन सी है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कौन सी है, प्लूरल वर्ब है। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि ही प्लेज क्रिकेट। देखिए थोड़ा सा गौर करने की बात है, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट देखा है ही कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ये सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब किस में आएगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगी। और यहाँ पर हमने देखा आई किस में है, प्लूरल वर्ब में है, तो प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी किस में आएगी, प्लूरल में। जैसा कि मैंने आपको बताया था सिंगुलर वर्ब किसे कहते हैं, मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है वो प्रेजेंट फॉर्म में होती है। लेकिन प्रेजेंट फॉर्म में कैसी होती है, प्रेजेंट सिंगुलर वर्ब होती है। कौन सी होती है, प्रेजेंट सिंगुलर वर्ब। और एमबी की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म होती है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से अपने स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए एग्जाम्पल्स बनाते रहना है। आप आराम से इजीली बिल्कुल अच्छे से इंग्लिश लिखना और बोलना सीख सकते हैं इस माध्यम से। प्रत्येक सेंटेंस को, प्रत्येक वाक्य को स्ट्रक्चर वाइज आप डिफाइन करके देखिए कि जैसे जितने भी आपके माइंड में सवालात आते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, सोता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, मैं घर से जाता हूँ, घर पे आता हूँ, तो उसको आप बिल्कुल एकदम स्ट्रक्चर से ठीक से सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को डिफाइन करके आप अगर क्वेश्चंस राइट करोगे या अपने सेंटेंसेस राइट करोगे तो बिल्कुल क्लियरली आप अच्छे से उनको बना पाओगे। तो आप इसको पहले हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE नेगेटिव, SENTENCE नेगेटिव सेंटेंस मतलब हो गया नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य हैं, किसी भी प्रकार का माइंड पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल आराम से। तो देखते रहिए, आगे हम समझते हैं इसको। नेगेटिव सेंटेंस जब भी हम लिखते हैं तो इसमें 3 शब्द का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। तीनों में से किसी एक वर्ड का यूज होता है, नो, नोट और नेवर। नो, नोट, नेवर, नहीं, नहीं, कभी नहीं। ठीक है। अब देखिए सबसे हम देखते हैं कि अगर हम नोट का प्रयोग कर रहे हैं तो वाक्य में स्टार्ट में START स्टार्ट में नोट का प्रयोग करेंगे। कहाँ करेंगे, स्टार्ट में नोट का प्रयोग करेंगे और नो का प्रयोग करेंगे। और अगर नोट का प्रयोग कर रहे हैं तो थर्ड पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे। और नेवर का प्रयोग कर रहे हैं तो मैन वर्ब के पहले, बिफोर MB यानी मुख्य क्रिया से पहले। तो देखिए तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम कई बार क्या है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं नोट का इस्तेमाल करने में कि नोट कहाँ पर इस्तेमाल किया जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो ये कंफ्यूजन रहता है कि कंफ्यूजन कब रहता है, जब हम टेंस के चौथे पार्ट में जब जाते हैं, चौथे में, 8वें में, 12वें पार्ट में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे समस्या होती है कि हैज़ बीन के बाद नोट लगाएं या हैज़ के बाद नोट लगाएं या हैज़ से पहले नोट लगाएं। तो वो कंडीशन आप ये ध्यान रखें कि जहाँ पर नोट का इस्तेमाल होगा, जो भी नोट वर्ड है, जिस भी सेंटेंस में नोट का इस्तेमाल करना है वो हमेशा थर्ड पोजीशन पे होगा। थर्ड पोजीशन पे मतलब ही डज नोट प्ले। ठीक है, ही डज नोट प्ले मतलब ये कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे। आपको अगर कोई सेंटेंस बना हुआ मिल गया और आपने देखा कि नोट का इस्तेमाल थर्ड पोजीशन पे नहीं है तो वो आपका सेंटेंस गलत है, वो सही नहीं हो सकता। देखिए नो स्टार्ट में यूज किया जाता है, नोट थर्ड पोजीशन पे और नेवर मैन वर्ब से पहले। ठीक है, तो क्या देखेंगे, नो, नोट और नेवर तीनों वर्ड्स हमने देख लिए। अब हम आगे इसको स्ट्रक्चर इसका देखेंगे। स्ट्रक्चर देखने से पहले हम एक
छोटा सा सेंटेंस लिखेंगे। जो लिखना है वो क्या लिखना है, क्या वो लिखिएगा कि नो नेगेटिव सेंटेंस इज पॉसिबल विदाउट हेल्पिंग वर्ब। नो नेगेटिव सेंटेंस पॉसिबल, नो नेगेटिव सेंटेंस पॉसिबल विदाउट ए हेल्पिंग वर्ब। इजी बिल्कुल इजी सी लैंग्वेज में है। नो नेगेटिव सेंटेंस पॉसिबल कि नहीं, नो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम नो का प्रयोग करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे करेंगे, तो यहां पर भी कहां पर हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे हुआ है कि नो नेगेटिव सेंटेंस, कि नकारात्मक वाक्य नहीं, पॉसिबल यानी संभव है, विदाउट विदाउट ए हेल्पिंग वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब के बगैर नेगेटिव सेंटेंस है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हमने सेंटेंस में नोट लगाया है या नेवर का प्रयोग किया या नो का प्रयोग किया है, तो उसमें हमें ये पता लगाने के लिए या ये बताने के लिए कि ये कौन से टेंस में है, वो टेंस डिनोटिंग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, ये स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। उसके बाद में नीचे दोबारा यही स्ट्रक्चर फॉलो करूंगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, कौन सी पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, फिर मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यानी प्लूरल बेस फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अब हम दोबारा इसको फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी डू और डज होगी। क्या होगी, डू और डज होगी। क्या होगी, डू और डज फॉर्म इसकी बेस फॉर्म होगी। क्या होगी, डू और डज इसका बेस फॉर्म होगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, नोट, डू या डज में से एक आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नोट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। के माइंड में एक क्वेश्चन आया कि सर आपने हमें पहले नहीं बताया डू डज इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो भाई पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा था। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको अगर मैं बता देता कि डू डज का प्रयोग इसकी हेल्पिंग वर्ब में हो रहा है, तो आप कहते सर आपने डू डज का प्रयोग ही नहीं किया और हमें पहले ही बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब इस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो, उसमें एक हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें, प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ी, हमने यहाँ पर डू और डज का इस्तेमाल आपको बताया कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज होती है। अब मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल दोबारा समझाऊंगा, ये डू और डज का प्रयोग कहाँ करना है, डू का इस्तेमाल कैसे और डज का इस्तेमाल कैसे करना। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा साइड में देखिए। डू क्या है, एक वर्ब है, और ये वर्ब कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर या प्लूरल, वेरी गुड, क्या फॉर्म होगा, प्लूरल होगा। कौन सा होगा, प्लूरल। कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका सब्जेक्ट होगा प्लूरल। अब देखिए इस वर्ब के साथ हमने क्या लगा दिया, ईएस लगा दिया, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, फिफ्थ फॉर्म हो गई। तो फिफ्थ फॉर्म है तो कौन सी है, सिंगुलर है, तो इसका सब्जेक्ट भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो मतलब डू का प्रयोग सिंगुलर, डू का प्रयोग प्लूरल वर्ब के साथ यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डज का प्रयोग सिंगुलर वर्ब के साथ, मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। समझ में आया, वेरी गुड।
यानी क्या बताया हमने यहाँ पे, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में एक सेंटेंस लिखा हमने, छोटा सा एक नोट लिखा, नोट में क्या है, नो नेगेटिव सेंटेंस पॉसिबल विदाउट हेल्पिंग वर्ब, कि बिना हेल्पिंग वर्ब के, बिना सहायक क्रिया के कोई भी नकारात्मक वाक्य संभव नहीं हो सकता। इसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा, इसका क्या देखा, स्ट्रक्चर हमने 2 बार लिखा। 2 बार लिखने का मतलब, एक तो स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जो सभी में काम में आता है नेगेटिव सेंटेंस में, हर बार नेगेटिव सेंटेंस में यही स्ट्रक्चर काम आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड पोजीशन पे नोट, कौन सी पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे नोट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने देखा सब्जेक्ट के साथ डू डज का प्रयोग होता है, यानी इस प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, कि उसके अंदर सब्जेक्ट होगा, डू डज होगा, नोट होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी इसमें हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में डू और डज का प्रयोग करते हैं। तो ये डू और डज का प्रयोग कैसे करेंगे वो दोबारा देखेंगे। डू एक वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, कौन सी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, और प्लूरल वर्ब है तो उसके साथ मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि वो भी फर्स्ट है। उसका सब्जेक्ट कौन सा होगा, सब्जेक्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, और यहां पर सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, तो इसके हम एक एग्जाम्पल या 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, शायद में भी आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको रिमूव करता हूं। देखिए अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट आई। अब आप बताओगे मेरे को, मैंने यहां पे लिखा आई, कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वेरी गुड। उसमें हमने लिख दिया आई डू। अब डू क्योंकि प्लूरल फॉर्म है, सब्जेक्ट है, तो फॉर्म भी कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। और अब इसके साथ हम थर्ड पोजीशन पे क्या लगाएंगे, वेरी गुड, नोट लगाएंगे। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता, दे। अब देखिए दे सब्जेक्ट कौन सा है, वेरी गुड। उसके साथ प्रयोग क्या करेंगे, डू का, और थर्ड पोजीशन पे नॉट, और फिर दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, वेरी गुड। अच्छा, अब हम देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के 2 सेंटेंसेस देखेंगे, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट में देखेंगे ही। अब बताइए ही आ गया, ही कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी इसके साथ डज, वेरी गुड। ही डज नॉट, नॉट थर्ड पोजीशन पे, ही डज नॉट लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं सीखता है। ठीक है, सी वो ही फॉर्म क्या आ गई, डज, थर्ड पोजीशन पे नोट, सी डज नॉट गो आउटसाइड, वह बाहर की तरफ नहीं जाती है। तो हमने क्या देखा, आज हमने 2 सेंटेंसेस देखे हैं, कौन से, सिंगुलर अफर्मेटिव और नेगेटिव प्रेजेंट सिंपल टेंस की बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से। ये नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ क्लियर होता जा रहा है, क्लियर होगा। पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर्स के बाद हम जो इसके एस्पेक्ट्स हैं, मेन बातें हैं, मुख्य जो तथ्य हैं, और जो इसके रूल्स हैं, गोल्डन है या नॉर्मल है, सामान्य है, वो सारे रूल्स हम धीरे धीरे स्टेप वाइज हैंडल करेंगे। क्योंकि उससे पहले आपको क्या है, बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक नॉलेज होगा तो हम आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें हम कतई ही घबराएंगे नहीं। अगर हम स्टार्टअप में ही बेसिक नॉलेज को छोड़कर हाई प्रोफेशनल इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल से कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखते हैं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ही डज नॉट लर्न इंग्लिश, सी डज नॉट गो
आउटसाइड। देखिए सभी में नोट का प्रयोग थर्ड पोजीशन पे हुआ है। मैंने आपको 3 चीजें बताई थी नेगेटिविटी दर्शाने के लिए, नो, नोट, नेवर। नो का प्रयोग स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस, नोट का प्रयोग थर्ड पोजीशन इन द सेंटेंस एंड नेवर का प्रयोग बिफोर दी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के पहले। तो डू का अगर नोट का प्रयोग देखें तो थर्ड पोजीशन पे होगा, नो का देखें तो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, और नेवर का देखेंगे तो वो मेन वर्ब से पहले होगा। तो हमने अब तक 2 वाक्य पढ़े हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में हमने नेगेटिव सेंटेंस देखा है, सबसे पहले अफर्मेटिव देखा, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस देखा। तो नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। लॉकडाउन चल रहा है, महामारी बहुत भी बड़ी है। आप सभी से अनुरोध है, घर रहें, सुरक्षित रहें। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।